दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड हॉरर फिल्म नन 2 को। ये मूवी द कॉन्जरिंग फ्रैंचाइज का ही पार्ट है और यहाँ पर तो ये उसको काफी बढ़िया तरीके से कनेक्ट भी करती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम एक चर्च को देखते हैं जहाँ एक बच्चा जैक होता है जो कि रोज चर्च जाया करता था और फादर के कामों में हाथ बटाता था। यहाँ पर ये फादर काफी जरूरी थे और किसी खास मकसद से यहाँ पर थे। आज के मास के बाद वो अपना काम खत्म कर रहा होता है और यहाँ पर वाइन को नीचे रखने जा रहा होता है कि तभी उसे किसी की हलचल का एहसास होता है जिसको वो चेक करता है तो उसे काफी भयानक आवाज सुनाई देती है। अब वो फादर को बुलवाने जाता है और तभी फादर वहां पर आते हैं और जब वो दोनों चेक करते हैं तो वहां पर उन्हें होली वाटर बहुत ही तेजी से उबलता हुआ दिखाई देता है जो कि भाप बनकर उड़ जाता है और उसी के पीछे ही हम किसी शैडो को देख पाते हैं जो कि बहुत ही खौफनाक मंजर हमें दिखता है और इसको हम अच्छे से जानते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि नन यानी कि डीमन वॉल्क होता है और ये फादर को बड़े बेरहमी से हवा में उड़ाता है और उनको जिंदा जलाकर खत्म कर देता है। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि रैंडमली वेला कैसे ही सबको मार रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब उस चर्च के टॉप फ्लोर पर हम नन को देखते हैं और नीचे एक व्यक्ति अपना बैग लेकर वहां से बाहर आता हुआ नजर आता है, यानी कि ये आदमी और वेलक यहाँ पर जुड़े हुए थे। खैर अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें सिस्टर आयरीन को दिखाया जाता है जो कि अब किसी चर्च में रहती है और यहाँ पर किसी को सिस्टर आयरन के बारे में ज्यादा नहीं पता कि उन्होंने आखिरी मूवी में वेलक से लड़ाई करी थी, बल्कि सब यही जानते हैं कि वो जो कोई भी सिस्टर थी वो कहीं दूर चली गई थी या फिर पागल हो गई थी। खैर अब सिस्टर आयरन यहाँ पर अच्छी खासी लाइफ को बिता रही होती है और गॉड की शरण में होती है। तभी हमें यहाँ पर एक नई लड़की डेबरा दिखाई जाती है जिसका इंटरेस्ट नन बनने में और गॉड की तरफ काफी कम होता है। अब वो दोनों बात करती है जहाँ पर डेबरा अपने बारे में बताती है कि उसके फादर ने उसे यहाँ पर भेज दिया क्योंकि उसके भाई देश सेवा के लिए गए हैं, तो फादर ने उसको गॉड की सेवा के लिए भेज दिया है, जिस पर ये दोनों थोड़ा सा मजाक करती है। सिस्टर आयरन अपने बारे में बताती है कि उसके फादर ने उसको यहाँ भेजा था और वो उसे उतना खास पसंद नहीं करते थे, इवन वो उसकी मदर को भी पसंद नहीं करते थे और उसे अपनी माँ के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है, बस छोटी मोटी झलकियां याद हैं और इन झलकियों में हम उसकी माँ को भी देख पाते हैं। और नापसंद करने का रीजन यही था कि यहाँ पर जो इनको विजन वगैरह आते हैं वो सबको झूठ लगते थे। और यहाँ पर अब चर्च में आखिरी मूवी के हादसों के बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो नन खुद सिस्टर आयरीन थी। इनफैक्ट वो खुद इन चीजों से दूर रहना चाहती थी क्योंकि भले ही वो ईवल को हराने में कामयाब हो गई, लेकिन हम जानते हैं कि हर इंसान के अंदर डर होता है जो कि उसके अंदर घर कर चुका था। खैर तभी सीन शिफ्ट होकर फ्रांस के अंदर एक बोर्डिंग स्कूल की तरफ जाता है जहां पर आखिरी मूवी का फ्रेंच या फिर मॉरिस काम कर रहा था और स्कूल को मैडम लोरेंटो चलाया करती थी और नेचर वाइज वो मॉरिस के साथ काफी अग्रेसिव होती है। इसके पीछे एक रीजन है। असल में उनका बेटा सेड्रिक यहीं पर चैपल के अंदर मारा गया था, जिसकी वजह से चैपल के अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। खैर यहाँ पर सोफी नाम की एक मासूम सी लड़की भी पढ़ती है जिसकी मदर केट वहीं पर पढ़ाती है और मॉरिस सोफी का बहुत अच्छा दोस्त है और उसकी केट से भी अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, वो उसकी काफी केयर भी करता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर 3-4 ऐसी लड़कियां हैं जो कि सोफी को बुली करती रहती हैं, जिनसे अक्सर मॉरिस उसको बचाता है, वो उसको उसका बॉयफ्रेंड कहकर चिढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि मॉरिस के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हम जानते हैं कि वो क्या गड़बड़ है। उसके अंदर नन यानी वेलक थी, जिसके बाद अगले सीन में हम एक लड़की को यहाँ पर देखते हैं जो कि कुछ सामान डिलीवरी करने के लिए यहाँ पर आती है और उसको अजीब हालत में मॉरिस मिलता है जो कि कॉकरोचेस को खा रहा था और तभी इसके अंदर से अचानक से ही वेलक बाहर आकर उस लड़की को खत्म कर देती है। और अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि शुरुआत में जो आदमी वहां पर सूटकेस लेकर निकला था जिसने कि फादर को जलाकर मार दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर मॉरिस ही था जिसके अंदर नन थी। और नन यहाँ पर ऐसे ही किसी को नहीं मार रही है बल्कि इसके पीछे बहुत ही सॉलिड रीजन है। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिस्टर आयरन को यहाँ पर नाइटमेयर्स आते हैं मॉरिस के, जो कि उसे मदद मांग रहा होता है, लेकिन तभी उसे नन डरा देती है क्योंकि यहाँ पर वो इन सब चीजों से जुड़ी हुई थी। इसके बाद वह काफी परेशान रहने लगती है। अब सीन वापस से बोर्डिंग स्कूल की तरफ जाता है जहाँ पर वो बुली लड़कियां एक दिन सोफी को परेशान करती हैं और उसको अबैंडन चैपल के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसको एक गेम खेलने के लिए बोलती है कि उन्हें विंडो पर बने हुए गोट की आंखों को देखना होगा जिसके अंदर डीमन की आईज
दिखाई देती है और अगर उसने नजर हटाई तो डीमन आकर उसे खत्म कर देगा और अब वो उसको देखने लगती है। लेकिन वो तीनों लड़कियां उसे अकेली छोड़कर वहां से भाग जाती हैं और तभी अचानक वहां पर पैरानॉर्मल चीजें शुरू हो जाती हैं। तभी नन आकर उसे डराती है और वो डर कर भागने लगती है। तभी मॉरिस आकर उसको बचा लेता है और अब तक किट भी वहां पर आ गई थी जो कि उसे अपने साथ ले जाती है। अब फिर सीन आयरन की तरफ शिफ्ट होता है जिसको रेबर्न बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि अलग अलग जगहों पर प्रीस्ट और नन की जान जा रही है और रिसेंटली फ्रांस के चर्च के अंदर एक फादर को जलाकर मार दिया गया और ये काम उसी डीमन वेलक का है जो कि खत्म नहीं हुआ और वो वापस आ चुका है। इसको पहले भी एक बार सिस्टर आयरन हरा चुकी है तो दोबारा उसे इस केस को इन्वेस्टिगेट करना होगा। लेकिन यहाँ पर सिस्टर आयरन इसके लिए मना करने लगती है। उसका ये कहना था कि उसके साथ में फादर बर्ड भी थे जो कि काफी अच्छी पोजीशन पर हैं तो उन्हें उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन रेबर्न यहाँ पर ये कहते हैं कि उनकी मौत हो चुकी है और ये काम आयरन को करना होगा क्योंकि यहाँ पर दुनिया की और इंसानियत की बात थी, जिसके चलते सिस्टर आयरीन अपने डर पर काबू पाती है और चल देती है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्योंकि यहाँ पर रेबर्न का ये मानना था कि ये मौतें ऐसे ही नहीं हो रही हैं। यहाँ पर जो सारी की सारी जड़ें हैं वो रोमानिया से जुड़ी है, लेकिन यहाँ पर वो डीमन क्यों आ चुका है इसका रीजन सिस्टर आयरन ही पता लगा सकती है। खैर अब आयरन फ्रांस के उसी चर्च के लिए निकल जाती है जहाँ पर फादर को जलाकर राख किया गया था और यहाँ पर उसका साथ देने के लिए सिस्टर डेब्रा चुपके से ट्रेन के अंदर आकर उसके साथ निकल जाती है, जिस पर आयरन उसको समझाती है कि यह ठीक नहीं होगा और पता चलने पर उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन डेब्रा उसे अपनी माँ की फोटो दिखाकर बोलती है कि वो भी जलकर ही मारी गई थी और वो उनको ही अपना गॉड मानती थी और तब से उसका फेथ टूट चुका है और उसे कोई भी मिरेकल नजर नहीं आया और वो नहीं मानती कि वाइन को छूकर प्रार्थना करने से वो जीसस क्राइस्ट के खून में बदल सकता है। जिस पर आयरन बोलती है कि वो अपने फेथ पर ध्यान दें और फेथ से बड़ी कोई भी चीज नहीं है और फेथ के चलते ही बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं जो कि उसने खुद देखे हैं। खैर इसी बीच वो उसको अपनी मदर की भी कहानी सुनाती है कि उसने उससे झूठ कहा था। उसे अपनी माँ अच्छे से याद है जो कि गॉड में बहुत मानती थी और उनको गॉड की साइड मिली हुई थी, लेकिन उसके हस्बैंड उसको पागल समझते थे और फिर उसके पिता ने उसकी माँ को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था हमेशा के लिए, जिसके बाद से वो उनको नहीं देख पाई। खैर अब वो दोनों फ्रांस पहुंच जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और आयरन को यहाँ पर आते ही जैक के विजन आने लगते हैं। अब यहाँ पर वो थोड़ी बहुत छानबीन करती है और नन की विजन उसको बार बार होंठ करती रहती है। अब तभी उसे खेलता हुआ जैक मिल जाता है, लेकिन वह उसे कुछ खास नहीं बताता, बस ये बोलता है कि हाँ उसने देखा था उस शैडो को और तभी उसे नन होंठ करती है। फिर सिस्टर आयरन का गला पकड़ लेती है, जिसके बाद में वो किसी नन को देखती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी, जिसके बाद सिस्टर आयरन बेहोश हो जाती है और डेब्रा आकर उसको संभालती है। अब तभी हमें स्कूल के अंदर दिखाया जाता है कि मोरिस बार बार वेलक के द्वारा पज्ड हो रहा था और यहाँ पर बहुत सारे होटिंग्स हो रही थी जिससे कि सोफी काफी डर जाती है और यहाँ पर कॉन्जरिंग 2 का वो रेफरेंस आता है जहाँ एक गेट खुलता है जो कि मेरे ख्याल से लोरेन वॉरेन का ही घर था और ये एग्जैक्ट वही सीन था जब लोरेन ने यहाँ पर नन का नाम निकालने की कोशिश करी थी, यानी कि असली नाम, जब हॉलवे के अंदर उसको नन दिखाई देती है और यहाँ पर उसकी बेटी उस तरफ इशारा करती है। तभी सिस्टर आयरन को हॉस्पिटल के अंदर होश आता है जहाँ पर वो समझ जाती है कि आखिरी टाइम मोरिस ने उसका साथ दिया था, उसको बचाया था और तभी नन ने उसको अपना शिकार बना लिया और उसको अपने वश में कर लिया और इस तरह से वो बच गई और अब सब जगह घूमकर वो लोगों की जान ले रही थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मूवी की शुरुआत में वो मोरिस ही था जिसके अंदर नन समाई हुई थी। अब डेब्रा उसको बताती हैं कि जैक उससे मिलने आया था और उसको एक होली क्रॉस देकर गया है जो कि सिस्टर आयरीन ने अपने विजन में भी देखा था, जिस पर कोई सिंबल बना हुआ था और ये सिंबल सभी मरने वाले लोगों के क्रूसीफिक्स के ऊपर भी था, यानी कि ये बहुत ही खास है। और अब इस सिंबल के बारे में पता लगाने के लिए वो दोनों ही कैथोलिक ओरेकल में जाते हैं जहां पर उनको पता चलता है कि ये सिंबल एक खानदानी सिंबल है जो कि सेंट लूसी के खानदान से है और उसने अपने विजन के अंदर सेंट लूसी की आंखें निकलते हुए ही देखी थी। ये सिंबल एक बहुत ही पावरफुल, एक प्राचीन चीज है और फिलहाल उनको छुपाया गया है। और तभी सिस्टर आयरन कहती हैं कि ये सभी लोग सेंट लूसी के वंशज हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि वेलक का एक खास मकसद था इन सभी को मारने के पीछे, तो वेलक यहाँ पर उन्हीं आंखों को चाहता है जिसके चक्कर में
यहाँ पर उसने सभी खानदान वालों को खत्म कर दिया है और वेलक इसलिए इन आंखों को चाहता है ताकि उसे इससे अपनी पावर्स वापस मिल जाएगी। लाइब्रेरियन यहाँ पर यह भी बोलता है कि वेलक एक फरिश्ता हुआ करता था, इसको गॉड ने निकाल कर उससे उसकी पावर छीन ली थी और अब वो उनसे अपनी पावर वापस लाना चाहता है। लाइब्रेरियन कहता है कि उन लोगों को उसे रोकना ही होगा और अब वो उन्हें उस रैली की लोकेशन भी बता देता है क्योंकि यहाँ पर सारी चीजों की जानकारी उन्हें मिल सकती थी। वो बताता है कि यहाँ से कुछ दूर एक अबैंडन चैपल के अंदर उनको दफना करा गया था, जहाँ पर शुरुआत में एक वाइन फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन बाद में वहां पर बोर्डिंग स्कूल बना दिया गया था। और तभी हम समझ पाते हैं कि कहानी कहां पर जुड़ रही है और मॉरिस असल में इस बोर्डिंग स्कूल के अंदर उन आंखों को ढूंढ रहा था, यानी कि वेलक उसको ढूंढ रहा था, जिसके चलते उसके सामने आने वाले लोगों को खत्म कर रहा है। अब आयरीन और डेबरा वहां के लिए तुरंत ही गाड़ी से निकल पड़ते हैं और इसी बीच हम चैपल के अंदर देखते हैं स्कूल की प्रिंसिपल को, जिसे मॉरिस अजीब तरह से घूमता हुआ मिलता है, जो कि चैपल के गेट पर अपना सर मार रहा था, जिसको वो होश में लेकर आती है और वो उसको सोने के लिए भेज देती है, जहां पर मॉरिस बस यही कहता रहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आया। तभी उसे चैपल से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जहाँ पर लोग खोलकर वो अंदर जाती है और तभी उसके मरे हुए बेटे सेड्रिक का घोस्ट उसे डराता है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर सेड्रिक की आत्मा को किसी और ने नहीं बल्कि नन यानी कि वेलक ने ही इस्तेमाल किया है ताकि यहाँ पर वो उसकी माँ को लुभा पाए। अब वेलक ने सेड्रिक की आत्मा के जरिए ही उसकी माँ को पिटवा पिटवा कर मार डालती है। अब अगली सुबह जब वहाँ पर केट आती है तो उसको यहाँ पर मैडम की लाश मिलती है, जिसको यहाँ से ले जाया जाता है और यहाँ पर ये सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे। तभी उसी शाम हम देख पाते हैं कि मॉरिस, केट और सोफी वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मॉरिस की तबीयत काफी खराब हो जाती है और उसकी गर्दन के नीचे की साइड पर उल्टा क्रॉस बहुत ही भयानक दिख रहा था और हम क्लियरली समझ पाते हैं कि उसके ऊपर डीमन काफी हावी होने लगा है। तभी आयरन और डेबरा भी यहाँ पर आ जाती है और वो मॉरिस से सोफी और केट को दूर होने के लिए बोलती है क्योंकि आयरीन जानती थी कि मॉरिस के अंदर वेलक है और तभी वेलक उसके अंदर जाग उठता है। वो बहुत ही भयानक तरह से मॉरिस को वश में कर लेता है। वेलक अब आयरीन को हेलो सिस्टर कह के बुलाता है, जिसके बाद में वो चैपल की तरफ निकल पड़ता है। अब चैपल की तरफ जाते हुए देखकर आयरन उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो आयरन को बहुत ही बुरी तरह से चोटिल कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसके पास में कवच है, जिसके चलते वो उठ जाती है और डेबरा भी यहाँ मॉरिस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। तभी से सिस्टर आयरीन राइट्स को पढ़ने लगती है, जिसके चलते मॉरिस के अंदर का वेलिक थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है और डेबरा एक चीज लेकर उसके पीछे से मारती है, जिसके चलते मॉरिस बेहोश हो जाता है। तो वो उसको बांध कर एक जगह पर रख देते हैं ताकि यहाँ से वो निकल ना पाए और ये सारे के सारे लोग चैपल के अंदर निकल पड़ते हैं ताकि उनको सेंट लूसी की आंखें मिल जाएं। अब चैपल के अंदर जाकर वो उस रैली को ढूंढते हैं और सोफी उन्हें वहाँ की विंडो के बारे में बताती है, जो कि असल में एक मैकेनिज्म था जो कि सेंट लूसी के खानदान वालों ने ही यहाँ पर लगाया था ताकि जब भी कोई उनसे रिलेटेड या फिर कोई भी जानकार आएगा उसको यहाँ पर उसकी आंखें मिल जाएंगी। सोफी बताती हैं कि जब भी यहाँ पर सूरज की रोशनी उस गोट पर पड़ती है तो उसकी आंखें चमकती हैं। अब डेबरा वहाँ पर जाकर टॉर्च मारती है, जिसके चलते एक लाल रंग की रेज होती है जो रास्ता दिखाती है कि लूसी की आंखें कहाँ हैं। तभी वो रैली निकाल लेती है और तभी मॉरिस भी जाग उठता है। साथ ही साथ उस विंडो से वो जो गोट होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके चलते सोफी बहुत डर जाती है। अब तभी हम बाकी बच्चियों को देख पाते हैं जिनको वो गोट मॉन्स्टर यानी कि वेलक का असली रूप हॉन्ट करने लगता है। तभी वहाँ पर डेबरा आ जाती है और उन बच्चियों को बचाने की कोशिश करती है। अब वो गोट मॉन्स्टर उनके पीछे तो पड़ा ही हुआ था कि साथ साथ वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है और अब ये सभी भाग कर एक दूसरे रूम में चले जाते हैं, जहां उसी प्रिंसिपल का भूत उनको डराता है, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छा हुआ क्योंकि ये सभी लोग सोफी को बहुत ही ज्यादा बुली करते थे। तभी सिस्टर आयरन को दिखाया जाता है, जिसके साथ सोफी होती है और यहाँ पर कैट भी थी, जो कि अब बच्चियों के पास में चली जाती है क्योंकि उन्हें उनकी आवाज आ रही थी। तभी सिस्टर आयरन के ऊपर हमला करने के लिए मॉरिस आ जाता है और उससे वो रैली लेने लगता है। वो उसको ओवर पावर कर ही रहा होता है कि तब तक सोफी उस रैली को लेकर भाग जाती है, जो कि उस बक्से के अंदर था और इसी चीज का विजन आयरन ने भी देखा था, जिसके बाद में मॉरिस उसके पीछे पड़ जाता है। अब वो जैसे तैसे बचकर भाग रही होती है और टॉप पर पहुंच जाती है और मॉरिस भी उसके पीछे था और बिल्डिंग भी एक तरफ से टूटने लगती है, जिसके पीछे रीजन ये होता है कि इस डरी हुई मासूम सी सोफी के हाथ में जो था वो एक्टिवेट होने लगता है। एक बहुत ही ब्राइट येलो लाइट उसके अंदर से निकलती है
है जिसकी तरफ यहाँ पर वैलिड भी नहीं आ पाता, और इसी फोर्स की वजह से वहाँ पर बिल्डिंग टूट गई थी। अब मॉरिस सोफी को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी आयरन वहाँ पर आ जाती है, जो कि मॉरिस को रोकती है और उस रैली को लेकर उसके सामने रख देती है, जिससे बहुत ही खतरनाक लाइट निकलती है, जिससे कि वो तड़पने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कि वो मारा गया है, जिससे कि सोफी और आयरीन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अब आयरीन उसकी बॉडी के पास में जाती है, लेकिन ये डीमन की एक ट्रिक होती है और फिलहाल वो जिंदा था। तभी वो उस रैली को पकड़ लेता है और अब फाइनली वो अपनी पावर्स को ले लेता है, यानी कि जो प्योर पावर्स थी वो उसके अंदर आ जाती है। वो आंखें अब वेलक के अंदर ट्रांसफर हो चुकी थी, जिसके साथ ही नन के रूप में वेलक को पूरी पावर आ गई थी और अब वो बहुत ही भयानक और बड़े रूप में आ जाता है। साथ ही साथ हम ये देख पाते हैं कि केट के साथ में जो बच्चियां होती हैं, स्पेसली की एक बच्ची जो कि सोफी को बुली किया करती थी, उसके अंदर वो मॉन्स्टर अपना नाखून गड़ा देता है। अब वो इतना शक्तिशाली हो चुका था कि यहाँ पर वो आयरन को उठाकर जलाने लगता है, जैसे कि उसने उस फादर को जलाया था, लेकिन इतने में ही उसे अपनी मदर की याद आती है। साथ ही साथ हम एक और झलक देख पाते हैं यहाँ पर लॉरेन वॉरेन की, जिसके बाद सिस्टर आयरन की, उसकी माँ की और लॉरेन वॉरेन की आंखें चमकती हैं, यानी कि ये सारी की सारी सेंट लूसी की ही वंशज है। तो फिलहाल आयरीन को किसी भी रेलिक की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखें ही यहाँ पर काफी है। उसके खुद के अंदर शक्तियां हैं, जिसके चलते वो आग को बुझा देती है और नन को भी हराने लगती है। मतलब कि सेंट लूसी के वंशज होने से आपके पास वो पावर्स हैं जिससे कि आप ईविल को हरा सकते हो। अब वेलक ये देखकर बहुत ही बुरी तरह से चिढ़ जाता है, जिसके बाद वो उसे मारने के लिए उस पर अटैक करने लगता है और सोफी को भी फंसाने लगता है। इसके साथ ही अब वो प्रार्थना के लिए तैयार होती है और डेबरा, जिसके अंदर फेथ नहीं था, वो उसको भी प्रार्थना करने के लिए कहती है, जिसके बाद मिर्कल्स पर उसे भरोसा हो जाता है, क्योंकि उसने शुरुआत में आयरीन को जलते हुए देखा था। लेकिन जब आयरीन की आग अपने आप बुझ गई और उसे कुछ नहीं हुआ, तो उसे यकीन हो गया था कि मिर्कल्स होते हैं। और अब वो दोनों ही नोटिस करती है कि यहाँ पर वाइन्स है, क्योंकि पहले इस जगह पर वाइन की फैक्ट्री हुआ करती थी और चर्च में वाइन पर प्रे करने से वो जीसस का खून बन जाता है। लेकिन उस पर आपको यकीन होना चाहिए। वो दोनों अब प्रेयर करने लगती है, जिससे कि वो वाइन होली ब्लड बनकर फिर से फटता है, जैसा कि नन 1 के एंड में हुआ था। अब ये वाइन जो कि पवित्र खून में परिवर्तित हो चुकी थी, वो वेलक को जलाकर खत्म कर देती है। लेकिन हम जानते हैं कि ईवल ऐसे खत्म नहीं होता और वेलक भी यहाँ पर बस फिलहाल के लिए चला गया था। अब मूवी की एंडिंग सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन हम जानते हैं कि मॉरिस को ईवल ने नहीं छोड़ा है, क्योंकि आगे चलकर एड और लॉरेन उसका एक्सॉर्सिज्म करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम मॉरिस के एक्सप्रेशन और आयरीन के एक्सप्रेशन समझ पाते हैं कि वो पक्का ठीक नहीं हुआ था, खाली फिलहाल के लिए नन को यहाँ पर सब प्रेस कर दिया गया, या फिर ये भी हो सकता है वो किसी और के अंदर चली गई होगी। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर सिर्फ मॉरिस ही है जिसके अंदर नन रह सकती है, और उसका असली मकसद कुछ और नहीं बल्कि यही था कि उसको वो रिलीक चाहिए था। खैर, इसके बाद में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है, जहां हम एड और लॉरेन वॉरेन को देखते हैं, जहां पर उन्हें चर्च से कॉल आता है, यानी कि एक और नया केस उनके पास में आ चुका था, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पर मॉरिस का होगा। तभी तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें जुड़ेगी और उनको एक नया एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा, और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी नन 2 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट्स सेक्शन के अंदर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।